टाइम पे अपना करियर कनाडा में स्टार्ट कर रहे हैं, इतने साल लगा के आप वहीं हो जहाँ पर मैं एक बैचलर्स और 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठी हुई हूँ, तो वो बहुत डिले हो जाता है। बट अगर आप 12th क्लास के बाद अगर यहाँ पे आते हो, आप अपनी 4 साल की ग्रेजुएशन करते हो, तो आप अपने आप को लगभग 27-28, तो शायद मैं बहुत मतलब एक अच्छी एज है ये जिसमें आप अपना घर, गाड़ी, पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हो, परफेक्ट लाइफस्टाइल जनरेट कर सकते हैं, जो लोगों को अक्सर अपने क्या कहते हैं 35 और लेट 30s में अचीव होता है। आई वुड रेकमेंड दिस ईयर कि जो लोग 12th के बाद आने का भी सोच रहे हैं ना, लाइक मैंने ये मिस्टेक की थी डिप्लोमा कोर्स लेकर, और अब आगे जाके मुझे ऐसा है कि बैचलर्स मास्टर्स सब कुछ करने का है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए लाइफ में ना आपकी वैल्यू, मैंने तो ये सोच के लिया कि सस्ते में पच जाएगा, पेरेंट्स के ऊपर इतना फोर्स ना है, बट आपकी वैल्यू आप बैचलर्स कर लोगे या मास्टर्स कर लोगे तभी होगी। और इसलिए मैं यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फेवरेट कोर्स सिलेक्ट कीजिए, और जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी में जाना है आप सिलेक्ट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बैचलर्स को ही प्रायोरिटी देना, डिप्लोमा को मत देना। तो आपने कनाडा क्यों चूज किया? मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जाते हैं, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, व्हाई कनाडा? तो मेरी जर्नी ऐसी रही है ना कि कनाडा आखिरी में आया। मैंने शुरुआत तो रसिया जाने से ही किया था, मैं बी ग्रुप से ही हूँ। एंड मेरे फ्रेंड ने बोला था कि बी ग्रुप एज एन ओके मेडिकल स्टडीज, ओके या ए ग्रुप मैथ्स एंड बी ग्रुप बायोलॉजी। ये ऐसे होता है मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमर्स, यही बता रहे हो आप जो 12th में अक्सर हम लेते हैं? हाँ, लाइक काइंड ऑफ लाइक हमारे ओके। सो आप कहाँ से? दिल्ली से। आपके वहाँ किस तरह से होता है? जैसे सीबीएसई में अक्सर ऐसा होता है कि 11th में हम लोग, मतलब मुझे नहीं पता अभी का क्या सिनेरियो है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बट मेरे टाइम पे ऐसा था कि मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स और आर्ट्स ऐसे लेते थे। तो जैसे मैंने मेडिकल लिया हुआ था, तो मतलब सीबीएसई में ऐसा होता था, आई डोंट नो आप क्या बोल रहे हो। सो वेल इट वाज द सेम सिनेरियो कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस इज डिवाइडेड इनटू मेडिकल, नॉन मेडिकल, एंड कुछ जगहों पे दोनों भी होते थे कि यू कैन स्टडी बोथ। सो मेडिकल विद मैथ्स। एग्जैक्टली, वेल दैट्स यूजफुल, क्योंकि कौन होते थे वो लोग जो ये करते थे? लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा तो एडमिशन के लिए यहाँ पर भी अगर आप फिजियोथेरेपी के लिए आ रहे हैं तो दे आस्क यू कि मैथ्स का आपका स्कोर होना चाहिए बैचलर्स के लिए। एंड कहीं ना कहीं मेरे फिल्टर इसीलिए कम हो गए थे सब्जेक्ट्स के कि मुझे मैथ्स मांगा गया और मैं नहीं कर पाया। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यस मैं बी ग्रुप से था, बायोलॉजी स्टूडेंट एंड मेडिकल फील्ड में। एंड फिर मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि अभी 12th का रिजल्ट आने से पहले अपने एक काम करते, रसिया की प्रोसेस स्टार्ट कर देते, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट सेम बजट में हम पहुँच जाएंगे एंड विदेश जाने का जो ख्वाब था वो पूरा हो जाएगा एंड पढ़ाई भी हो जाएगी एंड MBBS फ्रॉम रशिया वाली डिग्री मिल जाएगी। लेटर ऑन 12th अभी एग्ज़ाम देनी थी, लेकिन उसके पहले मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि यार मैंने तो IELTS एग्ज़ाम क्लियर कर ली। मैंने बोला क्या होता है ये? तो फिर उसने बताया IELTS नहीं पता तुझे? एक तो ये जो लोग होते हैं ना वो ऐसा बोलते हैं यार तुझे ये नहीं पता, उस पर मेरे को बहुत चिढ़ आती है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आप ये कह सकते हो कि IELTS एग्ज़ाम वो होती है जिसके अंदर आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के द्वारा अपना इंग्लिश लैंग्वेज की एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड इट इज़ हेल्पफुल कि आप विदेश जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो उससे पहले 1-2 वीक बताया नहीं, फिर उसके बाद मैंने खुद से ही एजेंट से मिल के रिसर्च करना स्टार्ट किया। सो फर्स्ट पर्सन ही सजेस्टेड मी कि ऑस्ट्रेलिया जाओ। ऑस्ट्रेलिया में कहा तो बी ग्रुप है ना, तो एक काम करो आप नर्सिंग के लिए ले लो। मैंने बोला नर्सिंग नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो उसके बाद जब मैंने फिर अपने बड़े भाई को बोला कि देखो पापा से तो बात होगी नहीं, आप आ जाओ। तो मैंने उनको बुलाया, बात की एंड ही सेड ओके क्या क्या है फीस वगैरह। देन मैंने 12th फिनिश किया। अब रिजल्ट नहीं आया था 12th का, देन मैंने IELTS बिगिन करना चालू किया एंड लेटर ऑन एक फ्रेंड ने बोला कि लंदन जाते हैं लाइक UK। तो मैंने बोला क्या? तो UK में तो कोई है नहीं। तो फिर मेरे एक रिलेटिव ने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है UK में, तो तुझे वहाँ चले जाते हैं, तू चला जा और तुझे कांटेक्ट अच्छा करवा देंगे। मैंने UK के लिए एडमिशन ले ही लिया था, बट लेटर ऑन आई एंडेड अप सेइंग नो, क्योंकि एजेंट के थ्रू अप्लाई किया आपने या खुद से? एजेंट के थ्रू। कितने पैसे दिए एजेंट को? उस समय 2 बदले थे, तो एक जगह पे 14,000 और एक जगह पे 10,000। ये आपका पूरे प्रोसेस की मतलब चार्जेस? सिर्फ एजेंट की फीस। एजेंट को आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। मतलब एजेंट की, आपको पता है कुछ एजेंट लाखों में पैसे लेते हैं। एग्जैक्ट, और स्टूडेंट्स पे करते हैं। बट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो, जैसे आपने 10,000 शायद प्रोसेसिंग फीस दी होगी, बट ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ऐसे भी एजेंट्स हैं जो स्टूडेंट से पैसे ही नहीं लेते। एंड यस, आप हमेशा ये सर्च कीजिए कि कौन आपसे पैसे नहीं देते, क्योंकि उनको कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो कमीशन मिलती है। सो डोंट गो एंड पे
कि आपकी कितनी फीस है। ओके तो ये सीन था, इसलिए फिर मैं यूके का कैंसिल किया मैंने कि यार उधर नहीं हो पाएगा, फीस नहीं निकल पाएगी। लेटर ऑन एक और फ्रेंड ने कहा कि चलो अमेरिका जाते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या सीन है आगे जाकर, ग्रोथ का क्या अपॉर्चुनिटीज़, रिसर्च सही नहीं थी। देन मैंने सोचा अब किसी की नहीं सुनना, अब एक अच्छी रिसर्च करते हैं। यूट्यूब पे गया, गूगल पे गया, एंड देन आई फिगर्ड आउट कनाडा। बट अल्टीमेटली एजेंट की बात में आके कॉलेज गलत सिलेक्ट कर ली, और थोड़ा बहुत कनाडा की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आए, बट यस कनाडा आना मेरे लिए सही रहा। कौन सा प्रोग्राम चूज किया था आपने यहाँ पे? मैंने डिप्लोमा इन मेडिकल ऑफिस स्पेशलिस्ट का कोर्स था जो मॉन्ट्रियल की सेस्टर कॉलेज में था। और आइल्स का एक्सपीरियंस कैसा था आपका ओवरऑल? आइल्स का एक्सपीरियंस सही था मेरा ओवरऑल। कोचिंग वगैरह करी आपने? हाँ, कोचिंग वगैरह करी थी। दिन के 8 से 9 घंटे देने पड़ते थे। बहुत समय लगता है आइल्स मेंटली क्लियर करने के लिए। एक बार मेंटली क्लियर हो गया ना तो कॉन्फिडेंस ही है जो चाहिए और आप क्लियर कर लेते हैं। और कौन सा इनटेक था? मेरा जनवरी इनटेक था, बट मॉन्ट्रियल में क्या है कि अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है ना डॉक्यूमेंट का, तो उन्होंने फिर मुझे मार्च इनटेक दे दिया। मार्च इनटेक कुछ होता नहीं है, बट मुझे दिया। अच्छा ऐसे कैसे मतलब? ओके सो उनका एक दिन मेल आया कि सॉरी हमने आपको जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स में एनरोल नहीं किया क्योंकि हम गलत ईमेल एड्रेस पे पहुंच गए। तो मैंने बोला ये क्या बात हुई, मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। क्योंकि आपका कॉलेज वैसे वाला था, वैसे वाला था वो लक्ष्मी चीट फंड वाली बिल्डिंग का वो जो आपने देखा है ना, फिर हेरा फेरी में वैसी कॉलेज थी मेरी। फिर मैंने बोला ओके नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अब हम जो कि सही ईमेल एड्रेस पे पहुंचे हैं हम आपको दूसरा इनटेक देते हैं, डिफर कर देते हैं। मैंने बोला कौन सा? तो बोलते मई तो बहुत लंबा होगा, आपको मार्च में दे देते। मैंने बोला हैं? तो उन्होंने मुझे नहीं और भी 6 लोगों को दिया, तो हम 7 लोग थे जिनको मार्च में एडमिशन मिला। ठीक है, आपको पता है मई इनटेक में अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो आना प्रेफर नहीं करते, आपने उसको भी नोटिस किया है ऐसा? उनके अक्सर एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा होता है। जैसे मैं खुद जनवरी में आई थी, बट जैसे मेरे 4 सेमेस्टर्स हैं अगर मेरे प्रोग्राम में, तो मई वालों का 5 सेमेस्टर्स होंगे। तो इसकी जब मेरी फर्स्ट समर ब्रेक हो रही होगी तब उनकी क्लासेस चल रही होंगी। अच्छा ओके हाँ, ये चीज अक्सर होती ये है। मैंने नोटिस लाइक सुना लोगों से, क्योंकि मॉन्ट्रियल में ये चीजें नहीं थी। मॉन्ट्रियल में समर ब्रेक या ऐसा कुछ नहीं आता। नहीं आता किसी भी प्रोग्राम में नहीं आता। किसी प्रोग्राम में लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे हो सकता है, बट कॉलेज लेवल पे नहीं था। बहुत सी कॉलेजेस थे कि बहुत से स्टूडेंट से मिला, तो मॉन्ट्रियल में ये नहीं था। लेकिन यस ये चीज़ें हैं। वेर एज आई वुड सजेस्ट इवन यू नो कि अगर आप मई में आते तो कितना हेल्पफुल रहता है चीज़ें सेट करने के लिए। अगर आपको नए नए हैं तो कनाडा में आसानी से मैनेज करने में वेदर का सबसे बड़ा रोल होता है। बीमार नहीं होते आप, होते बिल्कुल नहीं होते एंड आप इंजॉय करते हो इनिशियल डेज को। मैं आया था तो मैं तो नायग्रा फॉल्स वगैरह घूमा, 1 महीने मेरा वैकेशन ही चल रहा था, फिर उसके बाद जो असली जिंदगी चालू हुई। तो अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हम समर ब्रेक में अपनी फीस वगैरह निकालेंगे, अगर 20 आवर्स अ वीक वो काम कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि मॉन्ट्रियल में समर ब्रेक होती नहीं, तो बच्चे फीस कैसे मैनेज करते होंगे? ओके सो मॉन्ट्रियल के अधिकतर कॉलेज यानी 1-2 को छोड़ के अधिकतर कॉलेज में 3 दिन के ही लेक्चर स्केड्यूल होते हैं। और मेरी जो कॉलेज थी, और भी मैंने कई कॉलेजेस देखे, सैटरडे संडे उसमें इन्वॉल्व हो जाता था। देन यू हैव द होल वीक आप काम करो, एंड वीकडेज में तो जॉब मिल जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि 20 आवर्स का ये ऐसा कुछ? वो था, लेकिन नवंबर 2022 के बाद से वो जो 40 आवर्स आ गया तो लोगों ने भर भर के पैसे छापे। पर फिर भी बिना समर ब्रेक के कैसे बच्चे अपनी फीस मैनेज करते होंगे? क्योंकि मॉन्ट्रियल की लाइफस्टाइल इतनी चीप है, अच्छा, अफोर्डेबल है कि आपका $1000 मैक्सिमम खर्चा, मैं कहूँ तो भी गलत नहीं है, $1000 मेरा खुद का 2 साल तक मैक्सिमम खर्चा होता था। अच्छा, एंड अगर आप पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं $15 एन आवर के हिसाब से भी, तो यू आर अर्निंग नियरली 1200 और 1800, आई एम नॉट श्योर, लाइक बिटवीन दिस अमाउंट। तो आपके पास 50% ऑफ सैलरी बची है। सो मॉन्ट्रियल में अफोर्डेबिलिटी इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो फिर आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम था? यस टोटल। तो फिर आपकी पहली जॉब कैसी थी? जॉब्स के लिए मेरे बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस हुए। मेरे जो फ्रेंड्स या न्यू कमर्स होते हैं उनको मैं अगर कभी शेयर करता हूँ तो दे आर लाइक कि क्या क्या देखा तूने। ओके सो फर्स्ट डे व्हेन आई मूव टू मॉन्ट्रियल हैड लेक्चर ऑन दैट डे, लेकिन वो लेक्चर खत्म करने के बाद शाम को मैं अपने न्यू कॉलेज एकोमोडेशन वाले फ्रेंड से मिला, एंड उसमें से एक ने बोला एक काम करते हैं, अपने नाइट शिफ्ट है चलते हैं, उसको मैं खाली फ़ोन कर देता हूँ और तुझे बुला लेंगे। मैं बोला है इतना इजीली मिल जाता है? तो उसने बोला हाँ मिल जाता है, मैं कांटेक्ट कराता हूँ। तो लेकर गया रात के 12 से सुबह के 7। मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। तो जो आपकी अकोमोडेशन थी वो कॉलेज की अकोमोडेशन थी या आपने बाहर से कहीं ली थी? तो कॉलेज ने ये ऑप्शन दिया था कि आप अकोमोडेशन हमसे ले सकते हैं, विच इज़ इंक्लूडेड इन आवर फीस
फॉर 3 months। ठीक है, मेक सेंस। सो इसलिए मैं कॉलेज अकोमोडेशन में गया कि थोड़ा पैसा बच जाए। फिर जॉब पे? हाँ, तो उधर गया, तो नाइट शिफ्ट, फर्स्ट जॉब, इतना थक गया था। और सेकेंड डे वो जॉब खत्म करके आंखें बंद हो रही है, लेकिन लेक्चर अटेंड करना है, लकीली ऑनलाइन था, तो वो अटेंड किया। एंड देन उसके बाद जो मैं पढ़ा 1 वीक तक, मैं है ना मैं कोई जॉब नहीं ढूंढ रहा था। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पर आवर्स नहीं दे रहे थे। उसके बाद मैं फैक्ट्रीज में और स्टार्ट किया, तो फ्रूट फैक्ट्री, फ्लावर फैक्ट्री, कितनी अजीबो गरीबो फैक्ट्रीज में मैं गया हूँ। पास्ता फैक्ट्री भी थी जहाँ पर बीफ वाले पास्ता होते थे, यू डोंट इवन लाइक टू वर्क देयर, बट उधर भी मैंने 1 महीने तक काम किया, जो बहुत वर्स्ट रहा है। और वहाँ पर लोग कंपटीशन इस तरह से करते थे कि यार तूने अच्छा काम नहीं किया ना तो तुझे मैनेजर नहीं बने। मैंने बोला इधर मैनेजर बन के करना भी क्या है, कौन सा गूगल है। तो वो फिर वो भी एक वर्स्ट सिनेरियो था। फैक्ट्रीज के नाम पे तो मैं आपको बताऊँ तो मैंने 10-11 जैसी फैक्ट्रीज में काम किया है, जहाँ पर हमेशा मैंने छोड़ा है। और 3 महीने के अंदर मैंने 15 जॉब बदली थी। एंड उसके बाद फिर मैं एक पिज़्ज़ा स्टोर में लगा रहा, जब मुझे लगा कि अब करना पड़ेगा काम, और वहाँ पर सही था एनवायरनमेंट। तो सॉरी, आपको पहली जॉब आपके फ्रेंड के उससे मिल गई थी, फिर बाकी जॉब विद इन आपने जो जॉब चेंज करी वो कैसे, मतलब? अगर आप बाहर जाते हैं ना, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और नेटवर्किंग करते रहोगे ना, तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करेगा। एक पॉइंट पे मैंने ये नोटिस किया है कि अगर कोई वेल सेटल्ड है तो ही विल इग्नोर योर पॉइंट कि यार इसकी क्या हेल्प करूँ, लेकिन अगर एक स्टूडेंट के तौर पे वो आया और अब वो वेल सेटल्ड है ना, तो वो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो समझता है कि आप जिससे गुजर रहे हैं ये मैंने भी नोटिस किया है। स्टूडेंट पे अगर जब आप आते हो ना बाहर, तो आपकी अप्रोच भी अलग ही लेवल पे होती है। आप हर एक चीज बहुत सीरियस लेते हो, अपने लिए और दूसरों के लिए। कंपैरेटिव जो या फिर जिनकी डायरेक्टली पीआर से आते हैं या फिर वर्क परमिट से आते हैं, उनको फिर भी बड़ा इजी लगता है। उन्हें नहीं पता 20 घंटे पे पूरा महीना निकालना कैसा होता है। उन्हें नहीं पता उसमें फीस निकालनी कैसे होती, कैसे बच्चे भूखे प्यासे बेचारे कैसे करते हैं। तो बड़ा काफी अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स वाली लाइफ जो जिन्होंने जी होती है ना, वो जानते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रगल क्या होता है। वो काफी हेल्पफुल रहते हैं, मैंने नोटिस किया। बिल्कुल, ये चीज से एग्री करता हूँ। पर आप फ्रेंच जगह पे थे, बिल्कुल, वहाँ के जो बता रही हूँ आपको, मैंने ऐसा सुना है कि आपको काइंड ऑफ यूरोपियन फीलिंग, फ्रेंच टाउन, ये सब मिलता है। आई रियली लाइक एक्सप्लोरिंग। वेल, आप कभी मॉन्ट्रियल जाएंगे ना, आपको इतना प्यार हो जाएगा कि मॉन्ट्रियल छोड़ के ही ना निकलो। और लोगों से भी हो जाएगा, क्योंकि लोग भी अच्छे होते हैं। अरे मॉन्ट्रियल के लोग बहुत हेल्पफुल। देखिए मैं है ना इतना नहीं घूमा, बट स्टिल मैंने वैराइटीज ऑफ पीपल एक्सप्लोर किए डिफरेंट सिटीज में जाकर। आप किसी से ही पूछ लीजिए, अगर आपका कोई मॉन्ट्रियल का फ्रेंड है या मॉन्ट्रियल में आपका फ्रेंड ग्रुप है, दे आर मच मोर हेल्पफुल, फ्रेंडली, एंड दे आर लाइक सोशलाइज बहुत होंगे एंड हमेशा ही काम आएंगे। ये क्वालिटी ऑफ पीपल मुझे मॉन्ट्रियल में मिले। हालांकि वो हमारे ही होंगे, इंडियन ही होंगे, बट वो मॉन्ट्रियल में जिन्होंने खुद को पाया है ना, लाइक 1-2 साल गुजारे हैं ना, वो हेल्पफुल निकले। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ की मैंने देखा कि ओंटारियो में या फिर कैप ब्रिटेन के कुछ लोगों ने भी मुझे बताया, लाइक जस्ट सेइंग ऑन द बेस ऑफ वर्ड्स ऑफ पीपल, कि उनकी लोग इतनी मदद नहीं करते वहाँ। पता नहीं क्यों कल्चर ऐसा नहीं है कि कोई आपको रेफर भी नहीं करेगा जॉब के लिए। मैंने बोला ये क्यों होता है? तो बोलते बस लोग अपने अपने मतलब के लिए आपको मिलेंगे, और मुझे तो विश्वास नहीं है ह्यूमैनिटी पे, ऐसा लोगों ने कहा है। मैंने बोला सीरियसली आपको ह्यूमैनिटी पे विश्वास नहीं है? क्योंकि लोगों के साथ खराब एक्सपीरियंस होता है। पता है ओंटारियो बहुत बड़ा प्रोविंस है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ पे तो बहुत बिजी लाइफ है। कोई अगर मैं किसी को बहुत पर्सनली जानती हूँ तो ही मेरा बॉन्ड डेवलप होगा और मैं उसके लिए एफर्ट डालूंगी। बिल्कुल। जहाँ तक बात रही केप ब्रिटेन की, जो वहाँ के कनेडियंस हैं वो बहुत नाइस हैं ओवरऑल बातचीत में। मतलब आपने नॉडी देखा है बचपन में? हाँ, नॉडी देखा है ना। तो वो ऐसा एक टाउन नहीं होता था जहाँ पे पुलिस वाला है और एक डॉक्टर है और सब बहुत हेल्पफुल होके हाय हेलो ग्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। वो बेसिक मुझे वैसा टाउन लगता था जो वहाँ पे सिडनी है। बट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा लिमिटेड है ना कि आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपका बहुत मतलब एक गिविंग टाइप ऑफ नेचर नहीं है ना, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आपके लिए करे। जैसे कि अभी हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, तो अक्सर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मैं अगर किसी से मिल रही हूँ तो हाँ भाई वो बंदा मेरा काम करवाएगा। अगर आपके मतलब जहाँ पे आप काम करते हो 2 ओपनिंग्स हैं और आप ऑलरेडी किसी ऐसे को जानते हो जो आपका बहुत क्लोज है, मेहनत कर रहा है, नहीं मिल रही, और एक आप किसी को रैंडमली जानते हो जिसे आप 1-2 बार मिले हो, आप खुद बताओगे कि आप
किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे कंपैरेटिव ना, तो इन सब चीज़ों का फ़र्क रह जाता है। बट कमिंग टू फ्रेंच टाउन, तो फ्रेंच डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है, ऐसा बहुत लोगों से सुना है कि अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू या फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके टुवर्ड्स काफ़ी रूड हो जाती है कि आपको नहीं आती, वो अपनी लैंग्वेज को लेके बहुत पॉजेसिव है। तो फिर मेरे एक्सपीरियंस में वर्स्ट एक्सपीरियंस 2 साल तक तो नहीं हुए, एंड में थोड़ा हुआ था, लाइक या यू फील एट सम पॉइंट कि यार रेसिज्म हुआ, बट अगर मैं 2 साल तक कहूँ, मैं है ना जॉब भी इंग्लिश, मुझे फ्रेंच नहीं आती थी, मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करके करता था। अगर कोई फ्रेंच कस्टमर आया देन द ओनर ही टेक केयर ऑफ द कस्टमर, और आप धीमे धीमे वहाँ रह के थोड़ा बहुत फ्रेंच सीख जाते। तो अगर उसने बोला कि बॉन्जो एंड ये सब कि मुझे ये ऑर्डर देना है, देन यू गेट एन आइडिया कि इसने ये बोला। हाँ उसके अलावा एंटरटेनमेंट में आपको कोई ऐसा तिरछी निगाहों से भी नहीं देखेगा कि अच्छा ये इंडियन है या फिर ये इमिग्रेंट है, तो नहीं, एंटरटेनमेंट में कोई एंटरटेनमेंट एज इन मॉन्ट्रियल में 365 दिन कुछ ना कुछ नया होता है, इवेंट्स। हाँ, और लोग इतने पागलों की तरह एंजॉय करते हैं, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंसान मुझे देखे जा रहा है यार मैंने क्या किया, और आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। ऐसा कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, बल्कि आप है ना म्यूजिक सुनते सुनते ऐसे डांस करते करते घर भी जा रहे हो ना, यू डोंट केयर अबाउट वर्ल्ड। ये चीज़ मॉन्ट्रियल में देखी। सो ओके, ये एक पॉजिटिव चीज़ें थी और बहुत अच्छी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप रिक्वायर्ड प्लेसेस पे फ्रेंच नहीं ऑबे करते हैं, लाइक फ्रेंच रूल्स जो है, तो फिर यस वो आपको कहेंगे। एंड मेरे साथ यही हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क में मैंने फ्रेंच मुझे नहीं आती, देन हाउ कैन आई जस्ट, मैं गया एंड मेरा काम नहीं बना, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद मैं मूव हो गया। फ्रेंच सीख लेना बेटर है। फ्रेंच, क्यूबेक की गवर्नमेंट आपको फ्रेंच फ्री में भी सिखाती है, बल्कि आपको पैसे देती है वो सीखने के लिए, कुछ नियरली $10 एन आवर के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मिलता है पार्ट टाइम के बेसिस पे। तो अगर कोई क्यूबेक जा रहा है तो उसके लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि आप फ्रेंच सीखोगे तो आपको सरकार पैसा देगी, और अगर आप फ्रेंच नहीं सीख रहे हो तो आपको पीआर के लिए बहुत भटकना पड़ेगा, तो सीख लो फ्रेंच। अगर आप वहाँ से लगवाना चाहते हो तो ना, हाँ वहाँ भी लगा सकते हैं, और ओवरऑल कनाडा में आपने CRS स्कोर कैलकुलेट किया होगा, राइट, तो फ्रेंच के भी एडिशनल पॉइंट मिलते हैं, तो फिर फ्रेंच सीखना बेटर है, पर बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल बहुत है, इंग्लिश से ज़्यादा भी। हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो नाउ कमिंग बैक टू योर कॉलेज लाइफ, बैंक्रप्सी के बारे में आपको जब पता चला तो फिर वो कैसा था? दिसंबर कॉलेज बैंक्रप्सी के बारे में नहीं, मैं बैंक्रप्ट नहीं हुआ था। सो दिसंबर 6, 2022 की शाम को जस्ट अभी मैं वॉलमार्ट से शॉपिंग करके आ रहा था ठंडी में, और फिर उसके बाद जैसे ही बैग रखा ईमेल आया कि दिस ईमेल्स इज़ ऑल अबाउट कि आपके जो ऑनर्स हैं उनके पास पैसे नहीं है कि आपके लेक्चर्स कंडक्ट कर सके, आपके प्रोफेसर्स को फीस पे कर सके, तो फिर एक काम करते हैं, आपकी कॉलेज कल से नहीं होगी, एंड दिस डजंट मीन्स कि ये बैंक्रप्टेड है लाइक ऑनर्स, लेकिन इट मे गो फॉर द लीगल फाइलिंग्स। और ऐसे भी आफ्टर ऑन मुझे पता चला कि 90 दिन के बाद आपकी बैंक्रप्सी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, इवन दो यू डिक्लेयर डे 1, बट कोर्ट कुछ प्रोसेस करने में ऐसा टाइम लेती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग्स, बट ऐसा कुछ है। फिर धीमे धीमे कोर्ट की हियरिंग्स चालू होने लगी और हमें ईमेल आने लगे, फिर पता चला कि अच्छा ये बैंक्रप्ट हो गई है। तो वो मोमेंट क्या था आपके लिए जब एज अ स्टूडेंट व्हेन यू केम टू नो कि मेरा कॉलेज बैंक्रप्ट है, पता नहीं मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा, मतलब? तो जिस शाम को मुझे पता चला, मैंने जस्ट अपने फ्रेंड्स को बताया, उन्होंने बोला कि भाई अगर ये हुआ है देन देयर इज़ नो स्टेटस ऑफ योर्स फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड जब तक की परमिट है तब तक शायद रहने भी दे, बाकी तो उसके बाद तुम्हें इंडिया जाना पड़ेगा। और जब आप ये सोचते कि पेरेंट्स ने 20-25 लाख रुपए दिए हैं और उसके बाद आप कुछ किए बिना ही इंडिया जाना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको दुख देती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, रोने के लिए आंसू नहीं होते। और अच्छे लोग मिल गए आपके आसपास तो सपोर्टिव हो जाता है एनवायरनमेंट, बट अल्टीमेटली दिमाग में इधर है ना लोड रहता है, रात के 3 बजे तक आप सो नहीं पाते। एंड ओनली माई रूममेट्स नो, बट मैं ना पेन किलर लेके भी नहीं सो रहा था, इतनी खतरनाक सिनेरियो हो गए थे। बट ये कुछ दिन के लिए था, कुछ वीक्स के लिए था। कितना टाइम पीरियड था वो? मेरे केस में मैं लाइक 2 से 3 हफ्ते के अंदर मुझे ऐसा हो गया था कि अब मुझे ही खुद से कुछ करना होगा, तो 2 से 3 हफ्ते तक मैं थोड़ा उस जोन में था। उसके बाद मैं लॉर्ड से मिलने लगा, मैं हर किसी को फ़ोन करता था, तेरे कॉन्टैक्ट में कोई है, तेरे कॉन्टैक्ट में कोई है। लेटर ऑन इतने अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल गए कि फिर IRCC के अंदर एक फ्रेंड का कुछ कॉन्टैक्ट था, एक का कॉन्टैक्ट लॉयर था, इधर जाओ उधर जाओ। वो किस लिए ढूंढ रहे थे आप लॉयर? क्योंकि मुझे आंसर चाहिए था मेरे सवालों का कि अगर ये हुआ है तो करे क्या, क्योंकि इमिग्रेशन लॉयर?
इमिग्रेशन लॉ, यस, कि अगर ये हुआ है तो मैं करूँ क्या, और अगर मूव होना है तो मैं जाऊँ कहाँ। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि देखो अगर आप फ्रेंच सीख लो तो मॉन्ट्रियल में रह लो, कॉलेज चेंज कर लो, अगर आप नहीं सीख सकते हो तो अल्बर्टा है, बाकी सब अटलांटिक प्रोविंस से, वहाँ चले जाओ, पीआर में भी हेल्प होगा। तो खर्चा भी था जो कि आपकी सेविंग्स नहीं होती है तो फिर आप सोचते नहीं है जल्दी, लेकिन कहीं ना कहीं करना पड़ता। तो वो हुआ, 6 महीने तक ये कोर्ट की हियरिंग्स चली। मैं जस्ट वेट कर रहा था अगर कोई नेगेटिव डिसीजन आए और मेरी परमिट एक्सपायर हो रही है। आपकी बिल्कुल क्लासेस नहीं चल रही थी? बिल्कुल क्लासेस नहीं चल रही थी। तो आप करते क्या थे तब? फिर जो जॉब थी वो कर रहे थे, और उसके अलावा एडिशनल स्टडीज़ में कोर्सेज पे फोकस करने लगा। जिस दिन से मुझे पता चला कि ये कोर्स अब से हमारी नैया पार नहीं करेगी, तो मैंने मंद अकल बनने से अच्छा सोचा अकलमंद बनूं कि ये अगर पढ़ाई मेरी हेल्पफुल नहीं होगी तो मैं दूसरी जो कोर्सेज है उससे अपना फ्यूचर कुछ ना कुछ कर लूँगा। जब कौन कौन से कोर्सेज में आप एनरोल हुए फॉर एन एग्जांपल? मैं जस्ट बिकॉज यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा था, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट किया। वो आपने एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किया था? कोर्सेरा एंड गूगल पे मिल जाता है, तो मैंने जस्ट खुद की नॉलेज के लिए किया, सर्टिफिकेट के लिए। हाँ, ओके ओके। फिर धीमे धीमे पता चला कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी तो कुछ अच्छा है, पढ़ते हैं चलो। उसके पीछे दिया 1 महीना, फिर यानी मैंने बेसिक तक दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कोडिंग वगैरह बहुत लोग बोलते रहते हैं तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। उसकी भी स्टार्टिंग ही की, बट कहीं ना कहीं मैंने बेसिक सर्टिफिकेशन ले लिया। और अगर आपको सभी फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है ना, तो आप कोई भी जॉब प्रोफाइल देखेंगे ना तो उसमें आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज मांगी जाएगी, बाकी तो कनाडा में ट्रेन कर देते हैं। तो मैंने वो सब कुछ किया, तो एक पॉइंट पे मैं क्लियर हो गया कि जॉब सिक्योर है आगे जाकर स्टडीज़ के बाद। लेकिन अभी भी 6 महीने वो पूरे नहीं हुए थे, और जैसे ही 6 महीने पूरे हो गए कोर्ट ने बोला कि आपकी कॉलेज स्टार्ट होगी, पहले ऑनलाइन होगी, धीमे धीमे अगर प्रोफेसर्स मिलते हैं तो हम ऑफलाइन भी करेंगे। तो पूरी जर्नी बहुत ही दर्दनाक रही है, मेरे लिए नहीं बहुतों के लिए। 2000 लोग थे। और आपके कॉलेज में? नहीं, वो 4 कॉलेज थी। ओके ओके ओके। चारों के जो ऑनर्स थे वो शायद लिंक्ड है, एंड वो सभी ने साथ में डिक्लेयर किया था बैंक्रप्सी। आपने अपनी फैमिली को बता दिया था? नहीं, जब लास्ट पॉडकास्ट से उन्हें पता चला कि मेरी कॉलेज बैंक्रप्ट हुई थी, एंड दे वर लाइक, उन्होंने मुझे कॉल पे बोला कि जब इतना सब कुछ हुआ था तो तुम्हें हमें बताना नहीं चाहिए। मैंने बोला वो 2 साल पहले हो गया था, अगर तब बताता तो मैं भी स्टेबलाइज नहीं था, आप भी स्टेबलाइज नहीं होते, और रोज रोज अगर आपके सवाल आते तो पता नहीं मैं एक्शन भी नहीं लेता। एग्जैक्टली थोड़ा सा, लेकिन हाँ एज अ पेरेंट अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे बच्चे ने पता नहीं क्या क्या देखा जो हमें पता ही नहीं है। बट एज अ स्टूडेंट देखोगे तो कहोगे माँ बाप इतनी दूर बैठे हो, परेशान हो जाते हैं। मेरे एक रिलेटिव ने कॉल भी करके बोला कि ये कॉलेज का नाम आया, तेरी भी तो कॉलेज का यही था। मैंने बोला नहीं नहीं, वो किसी और कॉलेज का है। तो अभी हम बात कर रहे थे आपके कॉलेज के बैंक्रप्सी की, उसके बाद आपने वर्क परमिट भी अप्लाई किया होगा जी। तो आपको यूजुअली जैसे आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम था तो उसमें 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, और अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम होता है तो आपको 1 साल का 1+1 मिलता है। हाँ। तो आपको कुछ टाइम पे इश्यूज भी रहे आपके कॉलेजेस में, क्लासेस भी नहीं रही, तो आपका वर्क परमिट का कैसा सीन था? वर्क परमिट जो IRCC डिक्लेयर करती है और आपको देती है, ग्रांट करती है आपको, एक्चुअली ऐसा है कि डिपेंड करता है। इन मॉन्ट्रियल इट्स लाइक बिटवीन 900 to 1800 आवर्स की आपकी स्टडी हो, देन यू गेट 3 years ऑफ वर्क परमिट, एंड अगर लेस देन 900 आवर्स है सो यू गेट 1 year ऑफ वर्क परमिट। सो मेरे केस में उन्होंने क्लासिफिकेशन थोड़ी इधर उधर कर दी, एंड द ओनली थिंग वॉज, और ये लिखा भी हुआ है IRCC की वेबसाइट पे, सो यू कांट इवन ब्लेम IRCC कि यू मे गेट इट। और मे के नाम पे उन्होंने मेरे साथ थोड़ा चक्रव्यूह रचा। एनीवेज जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन कि अर्ली PR पे हम पहुँचे और वर्क परमिट की समस्या खत्म हो जाए। तो टोटल आपने कितना स्पेंड किया था फिर टाइम मॉन्ट्रियल में? मॉन्ट्रियल में मोर देन 2 years। मोर देन 2 years, एंड देन व्हेन यू केम टू हैलिफैक्स? July 2, 2023, and I think it's almost 5 months. At the same time when I moved in Halifax. Okay. जुलाई में हुए हम भी इसी साल। Okay. तो बट आपने ऑल ओवर कनाडा बहुत बड़ा है, हाँ. तो आपने सिर्फ हैलिफैक्स ही क्यों चूज किया? क्योंकि मेरी रिसर्च थी, एंड पहले अल्बर्टा जाने का सोच रहा था, बट मॉन्ट्रियल में क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा था, इसीलिए हमें वहाँ जाकर डॉक्यूमेंटेशंस में थोड़ी दिक्कत आने वाली थी। पब्लिक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वालों को नहीं आती, अगर आपको AINP चाहिए तो। उसके अलावा एंडोर्समेंट लेटर प्रोवाइड करने की, AINP अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, ऐसा कुछ है, लाइक
आई एम श्योर कि यही है, बट अगर कुछ आगे पीछे है हम डाल देंगे ओके। तो इसलिए मैं उसके लिए नहीं गया। उसके अलावा फिर मैंने OINP विच इज़ फॉर ऑन्टेरियो, जिसके अंदर कुछ ओके OINP ऑन्टेरियो के लिए, RINP रूरल ऑन्टेरियो इमिग्रेशन प्रोग्राम है, ऐसा कुछ है। बेसिकली जो आप बता रहे हो ये प्रोविंशियल बेसिस नॉमिनी प्रोग्राम है। हाँ, प्रोग्राम्स है। नॉमिनी प्रोग्राम इज लाइक कि वो एक पहला स्टेप है आपको उस प्रोविंस का PR देने के लिए, उसके बाद आप फेडरल पूरे कनाडा के लिए PR ले सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा था थंडर बे जाऊंगा, लेकिन थंडर बे में फिर पता चला कि ये क्लासिफिकेशन है $20 एन आवर एंड नॉट B कैटेगरी की आपकी जॉब होनी चाहिए। एंड दिखा नहीं, क्योंकि मैंने 3 महीने तक हंटिंग की जॉब की, बट मिला नहीं। देन आई ड्रॉप दैट प्लान। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सैस्कैचुअन जाते हैं SINP के लिए। उधर भी मैंने सिर्फ सुना जो वहाँ गए हुए कि देखो यहाँ पर आपको 40 आवर्स का पे चेक देंगे और 60 आवर्स काम कराएंगे, क्योंकि वो आपको SINP के लिए लेटर देने वाले हैं। मैंने बोला ये तो एक्सप्लॉइटेशन है, तो करना है तो करो। मैंने बोला नहीं करना, क्योंकि मैं एक्सप्लॉइटेशन में नहीं आने वाला। फिर ओके अल्बर्टा में अगर प्राइवेट कॉलेज वाले भी जाते तो उनका कुछ ऐसा था कि एंडोर्समेंट के लिए वो चार्ज कर रहे थे $35,000 to $40,000 प्लस आपकी जो आप काम कर रहे हो वो सब मेहनत अलग एंड रहने खाने का खर्चा अलग। सो मैंने सोचा ये भी तो एक एक्सप्लॉइटेशन है, लीव इट। अल्बर्टा में अगर IT और मेडिकल वाले हैं तो वो जा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए हाइक है। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया तो पता चला कि अच्छा पहली प्रायोरिटी मेरी ऑलवेज मॉन्ट्रियल ही थी। एंड मैं हर किसी को यही बोलूँगा कि आप जिस सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ पर सर्च कर लो कि अगर वहाँ पर ही आपको PR मिलता हो, क्योंकि लोगों के हिसाब से आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, लोग जो बाहर से आते हैं उनके हिसाब से। तो वहाँ पर CSQ था, और CSQ में फ्रेंच का एक पॉइंट पे ऐसा था कि लेवल रिक्वायर्ड नहीं था, बट बाद में उन्होंने June 1 से इम्प्लीमेंट किया कि फ्रेंच का लेवल B चाहिए। Okay. फिर मैंने सोच लिया अब तो मूव होना है, तो मैंने ये जो प्रोविंस बताए यहाँ पर सोच। बाद में मैंने देखा कि न्यू ब्रिंसविक भी एक ऑप्शन है। सो न्यू ब्रिंसविक आज की तारीख में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर किसी को मूव होना है। और नोवा स्कोशिया इसलिए क्योंकि जो फ्रेंड्स थे वो ऐसे छाती ठोक के बोले थे कि आजा हो जाएगा PR। सो यस हो गया। और उसके अलावा मेरी हमेशा 1-2 लॉयर से मीटअप होकर मैं कंफर्म करता था कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि आपके दोस्त जिनके पास ज्ञान नहीं है वो हमेशा आपको सही सलाह देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप जाइए एक प्रोफेशनल से बात कीजिए और वो आज की तारीख में क्या अपडेट है या आने वाले कुछ हफ्ते में क्या अपडेट आने वाली है वो आपको हमेशा सही बताएगा। सो आई वुड रेकमेंड यू कि अगर कोई भी इमिग्रेशन समस्या आ रही है ना, तो वो अज्ञानी दोस्त के पास या फिर उसके पास भले ही ज्ञान है, भले आपकी रिसर्च भी है, बट एक 100% कि आपका 2 साल आप वहाँ देने वाले हो PR के लिए, 100% आपकी रिसर्च होनी चाहिए, उसके लिए एक प्रोफेशन के पास ही जाना चाहिए। ठीक है। तो आप ये सब मानते हो कि जैसे इतना आपको रिसर्च करना पड़ा, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए अपने कॉलेज के उस पर, तो ये क्या कॉलेज का जो डिसीजन था चूज़ करने का वो सही नहीं था इसलिए ये सब हुआ, या फिर ये नॉर्मली भी हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है? ये नॉर्मली भी स्टूडेंट को फेस करना पड़ सकता है। वेल हाँ, डिसीजन मेरा नहीं सही था, ये भी एक रीज़न है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूनिवर्सिटी में थे, मुझे DM आया था रिसेंटली कि एक कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी में मैंने जस्ट पास आउट किया। आई स्टडी देयर मास्टर्स एंड लेटर ऑन मुझे 3 साल की वर्क परमिट के बदले 1 साल ही मिला। मैंने बोला क्यों, तो उसने बोला रीज़न ही नहीं स्पेसिफाई है। तो IRCC ये गेम खेलता है कभी कभार, मे बी नॉट द ऑफिसर, और ये डिपेंड करता है कौन सा ऑफिसर ग्रांट कर रहा है। और रूमर्स ऐसे भी है कि कभी कभार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से भी आपका रिजल्ट आता है और विदाउट रीज़न वो किसी को नहीं पता ना कि IRCC डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है राइट। किस्मत की बात मानते हो आप उसके अंदर थोड़ी सी? IRCC में क्योंकि ये 1-2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार हुआ है। तो फिर मैंने उसे सजेस्ट किया कि अगर ये दिक्कत है तो रीच आउट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डू फॉलो द स्टेप्स व्हाट इज प्रोवाइडेड ओवर देयर इन IRCC वेबसाइट, कि उसकी वेबसाइट पे क्या क्या बताया गया। और आपको जब वो रिजेक्शन या फिर कम समय का देते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो तो रिकंसिडरेशन कर सकते हो। एक चीज़ है जो बीच में ट्रेंड हो गया था कि फ्लैग पोलिंग, यानी बॉर्डर पे जाकर वर्क परमिट ले आओ, वो चीज़ें मत करो, क्योंकि IRCC खुद कहता है कि ये करोगे ना तो चांसेस है कि आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो राइट अवे डिपोर्ट। सो प्लीज मेक श्योर कि इतनी भी उतावल ना करें। बहुत ट्रेंड चला था इसका, बहुत चला था 2022 में चला था इसका ट्रेंड। हाँ लोग हर कोई बोलता था कि US कैनेडियन बॉर्डर पे जाकर ले आते, लेकिन इट्स रिस्की, सो नहीं जाना चाहिए। तो फ्लैग पॉलिंग ना करें। और यही है IRCC, तो भगवान की पूजा करो तो
भी शायद नहीं मिलता। नहीं नींद, आप नींद उड़ा लो, प्रोफाइल मतलब देखो बेसिक हमारा जो एक करने का वाली जो चीज़ हमारे बस में है वो ये है कि हम अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनाएं। राइट। वो चीज़ हमारे कंट्रोल में है कि प्रोफाइल स्ट्रांग अगर बन रही है तो हमारी तरफ से ये है कि दिस इज आवर बेस्ट, हम इसके बाद अब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल सकते, देन इट्स अप टू योर लक और ऊपर वाले पे छोड़ दो। बिल्कुल ऐसे वाला टाइम होता है। तो अब जैसे कि आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक आपका गलत था, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं थोड़े से कंफ्यूज अगर वो हो रहे हैं तो आप उन्हें भी क्या बोलोगे कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर सिलेक्टिंग योर कॉलेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी प्लानिंग है विदेश जाने की, सो मेक श्योर आप वो 1 साल पहले से ही प्लान करो। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि आप जब IELTS दे रहे हो उसके बाद बिल्कुल उतावल मत करो कि जनवरी इंटेक नेक्स्ट है तो मुझे उसमें ही जाना है, क्योंकि ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ एक इंटेक पकड़ के रखते हो, उसको मई तक लाओ, सितंबर तक ज़रूरत पड़े तो लाओ, लेकिन अगर कम फीस में आप आ सकते हो और अच्छी लोकेशन पे आ सकते हो तो उसे प्रायोरिटी दो, उतावल बिल्कुल ना करो। उसके अलावा सर्टिफाइड एजेंट्स के पास ही जाओ जिनके पास लाइसेंस है एंड दे आर ऑथोराइज टू से कि यानी आप ये कर लो, आपको 2 साल बाद इतने की वर्क परमिट मिलेगी, एंड दे से बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, उनके पास सारी अपडेट है। एंड अगर IRCC पे लिखा है कि इट मे गेट अप्रूव्ड, वो बताएंगे इट विल मे गेट अप्रूव्ड, ऐसा वाला सिनेरियो वो आपको पूरी जानकारी देंगे। उसके अलावा आपकी प्रायोरिटीज़, आपका कोर्स सिलेक्शन एंड आपकी चॉइसेस हमेशा आपकी होनी चाहिए, किसी फ्रेंड, किसी एजेंट या ना ही कोई फैमिली प्रेशर के अंदर होनी चाहिए। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो फोकस करना चाहिए एक अपकमिंग स्टूडेंट को। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर आकर बसना इतनी आसान चीज़ नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत खुशी वाला एनवायरनमेंट है, बहुत आसानी से रह लेंगे और दिक्कतें थोड़ी आएगी लेकिन हम देख लेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हो, लेकिन है ना, तैयार होकर आओ और ख़ुद को कैसे संभालोगे उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि चैलेंजेस तो आने वाले हैं। खाली इंसान से इंसान का फ़र्क तब पड़ता है कि आप उस चैलेंज को किस तरह से देखते हो। जॉब लोगों को 1 महीने में बहुत सारी मिल जाती है और कई लोगों को 5 महीने में एक भी नहीं मिलती। तो ये पूरा आपका एफर्ट्स है और आपकी लाइफ है, तो आपको लेसन सीखना ही पड़ेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड विद दिस पॉइंट ओनली, आप नोवा स्कोशिया में हेलिफैक्स में आए जुलाई 2023 को, तो उसके बाद से लेके अब तक आपको जॉब इमीडिएटली मिल गई थी? कैसे मिली थी? लाइक नॉट इमीडिएटली, लाइक मॉन्ट्रियल में तो ऐसा था कि आपने आज कॉल किया, कल किसी फ्रेंड ने रेफर कर दिया और तीसरे दिन आप जॉब पे हो। बट यहाँ पर थोड़ा है, प्रोफेशनल वे में आप जाते हैं। बट स्टिल, अगर मैंने आज अप्लाई किया तो 4 दिन में मुझे जॉब, जैसे मैं आया 4 दिन में पहली जॉब मिल गई और उसकी ज्वाइनिंग मैंने नेक्स्ट वीक से की। तो यानी 10वें दिन पे मेरा डे 1 था जॉब का। उसके बाद वो जॉब मुझे सही नहीं लगी, चेंज किया और दूसरी जॉब मुझे वर्क फ्रॉम होम मिली। वो जॉब के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, प्राइवेट रूम एंड बहुत कुछ कि लॉक करके आपको करना है, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था बेस्ड अपॉन न्यू कमर की जो प्रॉब्लम्स होती है। तो वो जॉब छोड़ी। उसके बाद जिस जॉब पे गया उधर 2 वीक के बाद हायरिंग हुई, वो मिली। उसके बाद चेंज किया, तो अभी एक अपकमिंग जॉब है, मैं स्विच कर रहा हूँ। सो या जॉब्स मिलती जाती है अगर आप ढूंढने की पूरी कोशिश कर लो ना। और देखिए, आपका रेज्यूमे ना हमेशा ही ईजी, शॉर्ट एंड सिंपल रखो। दे डोंट वांट टू नो कि आपका जेंडर क्या है, दे डोंट वांट टू नो आपकी हॉबी क्या है, दे जस्ट वांट टू नो कि आपकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, चेक करना। बिल्कुल चेक कर लो। रियली इट्स इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बहुत अच्छी वीडियो है वो। प्लीज कैरी ऑन। सो या रिगार्डिंग जॉब, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव है। और येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो क्रिएटर्स को आप देख रहे हो, हमेशा ध्यान दो कि वो आपकी तरफ क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है लोगों का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि यार कनाडा में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। मैंने तो ये देखा है कि उधर लिखा हुआ है कि ये लाइन किसी और चीज़ के लिए, रेस्टोरेंट के लिए या फिर बियर लेने जा रहे थे, ऐसा कुछ था। एंड लेटर ऑन उसको वायरल कर दिया और किसी एक क्रिएटर ने उसी सेम क्लिप में टर्न करके बताया कि ये रेस्टोरेंट की लाइन है। तो अब रूमर्स को परखो कि ये क्या है। अगर उधर लिखा है कि ये जॉब की हायरिंग नहीं है, ये है ना जलेबी फाफड़े की लाइन है, फोकस ऑन इट। नहीं, बट ऐसा भी होता है ना कि जॉब क्राइसिस तो हर साल यही जो चीज़ है रिपीट होती है। 2020 में भी ये कहते थे, 19 में भी, 20 में, 21 में, 22 में, हर साल यही बोलते थे कि जॉब नहीं है कनाडा में, तो जॉब नहीं है कनाडा में, तो जॉब नहीं है। बट आप खुद बता रहे हो कि आपकी 3 जॉब आई थिंक आप चेंज कर चुके हो हेलिफैक्स में। एंड सारी मैंने
5वीं जॉब एक्चुअली जिसमें अब मैं जाऊंगा। तो ये साइड भी आपको रेफरेंसेस से मिली है या आपके खुद के एफर्ट्स से? 2 रेफरेंसेस से मिली थी एंड रेफरेंसेस काम आते हैं। एंड एंट्री लेवल जॉब्स में मैंने हमेशा अप्लाई किया क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरा एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इतना खास वाला नहीं था, बट यस कनाडा में आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको ट्रेन करते हैं एंड दे रियली रिस्पेक्ट योर नॉलेज जो आप इंटरव्यू में शेयर करते हैं। सो मेक श्योर आप इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करो और इंटरव्यू स्केड्यूल कराने के लिए उन्हें प्रेशराइज यानी जेन्युइन वे में करो कि ईमेल लिखो कि इट्स अर्जेंट, प्लीज स्केड्यूल एन इंटरव्यू, तो दे रियली रिप्लाई टू योर ईमेल। और उसके अलावा देखिए रेफरेंस तो काम आता ही है। और एक और चीज़ है जो एक क्रिएटर का एक मैंने अभी रिसेंटली क्लिप देखा था, मिस्टर भाटिया इन कनाडा, ही इज़ वेरी गुड एट हिज कंटेंट एंड ही जस्ट सेड कि देखिए वी नो कि इकोनॉमिकल इश्यूज़ है, वी नो रिसेशन है, वी नो कि अवेलेबिलिटी नहीं है हर जगह पे, लेकिन जो लिमिटेड चीज़ें हैं आप वो लिमिटेड चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप सही समय पे सही जगह पे, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। और सही अप्रोच के साथ हैं, कैजुअली नहीं। मैं कभी कभी देखती हूँ कि स्टूडेंट्स यूजुअली कहीं पे भी जाते हैं अप्लाई करने, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ऐसे होता है, उनको देख के पिटी वाली फीलिंग ज़्यादा आती है, प्रोफेशनल फीलिंग कम आती है। मैं मानती हूँ वेदर कंडीशंस भी ख़राब होती हैं, हर किसी का अपना मेंटल स्टेट रहता है, पर जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो आपको प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से जाके रेडी हो रहे हैं, हमेशा आपका लुक बताता है कि आप किस इंटेंशन से आए। मुझे एक ने मैसेज किया था कि मैं अभी 4 महीने हो गए, मैं थक गया हूँ रेज्यूमे दे दे के, लेकिन क्या करूँ जॉब नहीं मिल रही। मैंने बोला रेज्यूमे दे दे के व्हाट डू यू मीन, आप पैम्पलेट की तरह बांट रहे थे तो उसने बोला कि बांट नहीं रहा था, बट उसका कुछ आर्ग्यूमेंट आया। देन आई जस्ट रिप्लाइड हिम कि देखिए अगर आप रेज्यूमे ड्रॉप करते जाएंगे और कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और स्टाफ से या मैनेजर से लिंक नहीं करेंगे वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अपडेट लेने के लिए, तो वो हाँ पैम्पलेट की तरह ही वो रखेंगे और उनको लगेगा अच्छा हाँ इसका चलो देखेंगे आएगा कभी। एग्जैक्टली। कभी कभी आप स्टाफ को देके आ जाते हो, स्टाफ को लगता है कि हायरिंग नहीं है, स्टाफ आपका रिज्यूमे मैनेजर तक पहुंचने ही नहीं देता और उसको डस्टबिन फेंक देता है। और ये बात बिल्कुल सच है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो कोशिश करो कि आप जॉब के लिए मैनेजर तक रीच आउट करो, सिर्फ स्टाफ के उस पर ना रहो। बिल्कुल। देन आपकी एक वॉइस कमांड होती है, आप कैरी कैसे कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। कोई आप सपोज करो आप खुद एक बिजनेस ओनर हो, हमेशा ये माइंडसेट से आप देने जाते हो ना रेज्यूमे, देन ही आपका सिलेक्शन होता है। मेरा देखिए मैं बताऊँ ना तो यही एक प्लस पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ अगर आप रेज्यूमे देने जा रहे हैं तो आप ये तो सोचिए कि आपको जो हायर करने वाला है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो अगर आप ये सोच के जाओगे कि अगर उसकी हायरिंग करनी है तो राइट अवे आपसे पूछेगा अच्छा इंटरव्यू दे रहे हो तो क्या आप तैयार हो अच्छे क्लोथ्स में और अच्छे स्पीच के साथ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंडली अगर आपको ऑनर या मैनेजर नहीं मिला तो क्या आप वहाँ के स्टाफ के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करके आ रहे हो कि नेक्स्ट टाइम अगर हायरिंग हो रही है सो वो आपको प्रायोरिटी दे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और कई लोग बोलते हैं हमारे वाले हमारी हेल्प नहीं करते। चलो उन सभी को नहीं मैं जज कर रहा, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ आप है ना जाके खाली 5 मिनट बात करोगे ना तो आपके एक देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल करके बात करोगे ना तो बहुत ही लोग आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। कनाडा में ना रिश्ते बन सकते हैं। तो बस आपको उनसे अपना इंप्रेशन बना के रखना है, वो आपको बिल्कुल रेकमेंड करेंगे। ये टिप है और इसे प्लीज़ फॉलो करो क्योंकि जॉब के लिए बहुत कंप्लेन आती है, ईमेल आते और मैं लिटरली ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट। लेकिन देखिए जब तक आप एफर्ट्स नहीं दोगे तो मैं खाली खाना दे सकता हूँ, खाने के लिए चबाने के लिए आपको ही करना होगा। पॉडकास्ट मेरा नहीं है वैसे, पॉडकास्ट आपका है, बट इसी बात पे मैं एक पॉइंट ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैं गुड़गांव में जहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब थी, कॉलेज प्लेसमेंट थी। सबसे ज़्यादा जूनियर लेवल पे मैं थी, एग्जीक्यूटिव। जो लोग मेरे साथ मेरी टीम में काम करते थे कोई सीनियर मैनेजर था, कोई मैनेजर था। इवन आई वाज वर्किंग वेरी क्लोज विद चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल। सो वंस व्हाट हैपेंड कि ये मैं बता रही हूँ इंडिया की, ठीक है, जहाँ पे मैं जाती थी बात करती थी तो जैसे कोई काम है मैं फाइल लेके चल के जा रही हूँ तो मेरे चेयरमैन ने एक दिन ना मुझे ऐसे ही बोल दिया। ही वॉज वेरी एजेड, एक्सपीरियंस था उनका, परख थी उन्हें लोगों की। उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया कि लड़की चल के जैसे आती है ना, लगता है कि कितनी कॉन्फिडेंट वॉक करके आ रही है, फेस पे स्माइल है। तो इस पे 4 लोग बैठे हो ना ध्यान जाएगा कि कोई चल के आ रहा है, कोई कुछ कहने वाला है।
तो ये तो मैं बात कर रही हूँ आपकी इंडिया की। कनाडा में तो ऑलरेडी लोग आपको चाहे जानते हो चाहे वो आपको नहीं जानते हो, वो आपसे हाय हेलो हाउ आर यू स्माइल करेंगे, स्माइल करते। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, आपको 10 लोग नए मिल जाएंगे और हैप्पीली दे विल जस्ट हे हाउ आर यू मैन, ऐसे करके। लिफ्ट में भी मुझे बिल्डिंग में मिलते रहते एंड दे आर जस्ट लाइक ओह व्हिच फ्लोर, ओके हाउ इज योर डे गोइंग ऑन, ओह व्हाट्स द प्लान फॉर वीकेंड। ये बहुत अच्छी चीज है कैनेडियंस की। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर तो आप बहुत ही लो एनर्जी के साथ आर यू गाइस हायरिंग, नहीं, नो वन कैन हियर यू प्रॉपर्ली, आस्क देम आर यू गाइस हायरिंग। And apart from that, like the way you approach, exactly. it always matters. कि hey, I just heard about that. You guys are hiring. By the way, what's the position for and what's the availability for? And पूरा confidence से बात करो। और एक पॉइंट के बाद कनाडा में रहने के बाद ना इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखिए गलती तो मेरी इंग्लिश में भी बहुत होती है, लेकिन है ना कैनेडियंस इतना माइंड नहीं करते। दे विल ऑलवेज हेल्प यू। चलो ठीक है, एक बात बताओ भैया, आपने वो बात सुनी है आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है कि अगर कोई नोवा स्कोशिया में जिसकी एजुकेशन यहाँ से है उसको बिना वर्क एक्सपीरियंस के जॉब मिल जाएगी, मतलब पीआर मिल जाएगी। नॉट बिना जॉब एक्सपीरियंस के, बट यस, जैसे अगर कोई नया मूव हो रहा है तो उसको 15-60 आवर्स काम करने पड़े, विच इज़ कि और उसमें 15-60 30 आवर्स अ वीक के हिसाब से काउंट होगा। तो आप अगर साइड भी कर रहे हैं लेकिन एक वीक का 30 ही काउंट होगा। तो उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो एक साल के आसपास का कुछ टाइमलाइन है, उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं पीएनपी अप्लाई करने के लिए, एंड देन पीएनपी का इन्विटेशन आता है, तब आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कुछ नियरली 1.5-2 साल की प्रोसेस है। बट अगर आप नोवा स्कोशिया किसी भी अटलांटिक प्रोविंस में जहाँ पर पीएनपी प्रोवाइड करा जाता है वहाँ से पढ़ाई करके पास आउट होते हैं, सो आपके कुछ लिमिटेड टाइम का एक्सपीरियंस प्लस फील्ड जॉब में अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको बहुत जल्द हमारी कंपैरिजन में जो बाहर से मूव है पीआर मिल सकता है और टाइमलाइन बहुत कम होती है। सो अगर आप किसी अटलांटिक प्रोविंस में पढ़ाई कर रहे हैं दैन इट्स गुड फॉर यू कि आप वहाँ पर रह के पीआर लें, बेनिफिशियल है, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। बट आजकल ना सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी इंडिया में बैठी हुई कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो ये रील्स बनाकर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं अमंग द स्टूडेंट्स दैट यू कैन गेट योर पीआर इन अटलांटिक प्रोविंसेस without any work experience if you have your qualification in Atlantic provinces. Even like for an example, if I'll be completing my education in December, तो मैं जनवरी में अप्लाई कर दूँ PR। वाओ, ऐसा स्प्रेड हो रही है। देखिए एक चीज़ है, या तो कोई आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको डराएगा या फिर बताएगा कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो एक चीज़ ये है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस वाले आपके पास आ रहे हैं तो वो आपको बेचने के लिए आपको डराएंगे, कल तो मर गए तो क्या करोगे, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे। सेम वे पीआर लाइक बेचने नहीं वाले, बट ये जो एजेंट्स हैं जिनको कमीशन मिलेगी दे विल जस्ट से कि यार आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, एक काम करो आप आ जाओ, आपको दूसरे दिन पीआर दिला देंगे। तो ये भी नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि आपकी क्वालिफिकेशंस एंड यू मे गेट, वो बहुत बड़ी चीज़ है और वो क्वालिफिकेशन को ही क्लियर करते करते सदियाँ निकल जाती है लोगों की। नहीं ये तो होता है, ये तो होता है। तो आपका प्लस हम लोग जॉब की बात कर रहे हैं तो नेटवर्किंग का बहुत मेजर रोल प्ले होता है। बिल्कुल होता है। मैं हमेशा अक्सर सबको ये बात बोलती हूँ कि अगर सपोज आपका कोई भी नहीं है ना तो आपकी नेटवर्किंग है, बिल्कुल राइट। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या कुछ देना चाहते हो सजेशंस कि कैसे इंसान दूसरों को दोस्त बनाए, कैसे अपना नेटवर्क क्रिएट करे? अगर आप स्पॉटोहॉलिक कुछ वर्ड होता है क्या? नहीं अगर आप खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। कई जगह पे फ्री में आप जा सकते हैं। मैं मॉन्ट्रियल में था, वहाँ पर 1 घंटे के लिए स्विमिंग की एक लोकेशन थी, वो फ्री थी। तो आप उधर जाइए। आप अगर स्पिरिचुअल है तो मंदिर में जाइए, आपको हमारी कम्युनिटी के बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। अगर आप सिर्फ फोकस है कि नहीं मुझे तो सिर्फ कॉलेज जाना है, उधर जाइए, लेकिन बात कीजिए। बात करने से ना जो समाधान मिल सकता है वो कभी किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा। घर बैठे बैठे और ऑनलाइन रिसर्च करके उतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जो रियल लाइफ में किसी ने प्रॉब्लम फेस की है उसके एक्सपीरियंस से मिलेगी। सो नेटवर्किंग रियली मैटर्स, बट लोग बोलते हैं कि नेटवर्किंग इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। सो गो फॉर अनदर स्टेप कि आप एक चीज़ क्रिएट कीजिए जो आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती हो। लाइक हम कुछ सोशल मीडिया की वजह से, बट कुछ लोग होते हैं अपने आर्ट्स की वजह से, या फिर खुद की कुछ ऐसी सर्विसेज देते हैं, डिलीवर करते हैं, या लोगों की मदद कर देते हैं। तो लोग उनसे कनेक्ट होते हैं, आप उनसे कनेक्ट हो गए। वॉलंटियरिंग का सर्टिफिकेशन हो तो आपको पता है कई जगहों पे हेल्प हो सकती है आपके। कुछ आई एम नॉट श्योर, बट कुछ तो पॉइंट्स कहीं ना कहीं मिलते हैं। निकल जाओ घर से बाहर,
और मेरा आज भी यही एक्सपीरियंस है कि भले ही मैं 1 घंटे के लिए 24 घंटे में से एक बार निकलूंगा, लेकिन घर से बाहर निकलना है मुझे। और ये एज वी वर डिस्कसिंग कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने अपार्टमेंट से अपने घर से बाहर ही नहीं जाते। नहीं, वो नहीं काम आएगा। और देखिए यहाँ के नेटिव्स इतने हेल्पफुल होते हैं ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला है कि वो जब नए मूव हुए हैलिफैक्स में, तो उन्होंने बस ऐसे ही चेक करने गए थे घर के लिए, एंड कैनेडियंस ने बोला कि तुम्हारा नेचर बहुत सही लगा, तुम बहुत हेल्पफुल हो, एक काम करो, घर ना मिले तो 1 महीने के लिए मेरे यहाँ आ जाओ। तो उसने बोला कि ये तो मुझे जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। तो उसने फिर यही बोला कि एक और जगह पे गया था पिज़्ज़ा की लोकेशन में, एंड उसने बोला कि जॉब्स अगर ढूंढ रहे हो तो अगर तुम्हारे पास ना हो तो आ जाना, क्योंकि उसने बताया कि मैं नया हूँ हैलिफैक्स में एंड ये वो। सो रियली पीपल हेल्प, जस्ट द थिंग इज कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम इन सब चीज़ों से हट के इंडिविजुअली आपके बारे में बात है। पूजा करते हो आप? रेगुलरली 10 से 15 मिनट नहीं की ना तो मेरा दिन नहीं शुरू होता, और अगर शाम के लिए टाल दी और दिन में कुछ पूरा हो गया तो पता नहीं क्या नहीं फील होता, इधर नस दुखने लगती है। तो आप यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी? आई एम मच मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी। आपके इष्ट देव कौन है? इष्ट देव समझते हो? हाँ, समझता हूँ। गणेश जी को मैं मानता हूँ। अच्छा, तो उनकी पूजा करते हो जी। एंड आई एम नॉट श्योर आई शुड से, बट एवरी वेडनेसडे मैं फास्ट भी करता हूँ सिंस 2-3 ईयर्स, एंड आई डोंट वांट टू कि यानी लोगों को मैं कुछ इससे जताऊँ, लेकिन मैं खुद के लिए करता हूँ। ठीक है, आपने भागवत गीता का जिक्र किया हुआ है बहुत बार पहले। हाँ। तो एग्जैक्टली आप कैसे, मतलब आपने भागवत गीता पढ़नी शुरू करी? ओके, भगवत गीता पढ़ने का द मेन रीज़न वॉज कि जब मेरे जीवन में वो जो कॉलेज वाला सिनेरियो हुआ ना, तब ना ही मैं घर पे कुछ ऐसे से बता पा रहा था, ना ही फ्रेंड्स के सामने मैं ओपनली बोल पा रहा था। मैं ऐसे ही 5 लोग बात करें लेकिन मैं अपसेट। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसी एक रील पॉप आउट हुई, और उसमें ऐसा आया कि यार भगवत गीता का ये है और वो है। और फिर एक फ्रेंड था ऋषभ शर्मा, जो लास्ट पॉडकास्ट में जिसको आपने देखा, उसने ही मुझे बहुत बार बोला था कि भगवत गीता का चैप्टर पढ़, एंड इट विल हेल्प यू, एंड इट विल हेल्प यू टू लिंक द प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ जिससे आप अभी गुजर रहे हैं। 5 साल बाद दूसरी प्रॉब्लम होगी ना तो उसका भी समाधान मिलेगा, लेकिन भगवत गीता में है। सो जैसे मैंने स्टार्ट किया, पहला तो ये जो डिटैचमेंट, मोह और मटेरियलिस्टिक नीड, ये सारी चीज़ें इतना क्लियरली समझ आने लगी, और अर्ली एज पे जब चीज़ें समझ आती है ना तो आप इम्प्लीमेंट राइट अवे करते हैं, और चीज़ें ना आपको काम करती है, पीसफुल करती है, पेशेंस करती है। एंड मैं कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद पेशेंट हुआ, एंड चीज़ें स्मूथली चलने लगी, और आज भी चल रही है। और देखिए, आप जो सोचते हैं ना कि आपकी लाइफ में आज की प्रॉब्लम जितनी बड़ी है, आपकी लाइफ में 1 साल बाद की प्रॉब्लम उससे बड़ी आने वाली है। जस्ट मेक श्योर कि आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट हो, और आप फाइट करना सीख गए ना तो भागवत गीता से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आपने पूरी बुक पढ़ ली है अभी? मैंने 18 अध्याय, एक अध्याय मेरे से छूट गया था तो मैंने उसको सुना, बट समझा पूरा, और फिर लास्ट एक समरी वाला है, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया था, बट फिर वो जो प्रॉब्लम थी उसका समाधान आ गया। नहीं, ऐसा होता है कि वो इतनी, मैं उसे कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बोलूंगी, पर वो इतनी डीप है वो बुक कि आपको एक बार पढ़ने पे वो समझ ही नहीं आती। नहीं, बिल्कुल। आई ट्रूली एग्री विद दैट पॉइंट। बार आपको उसे पढ़ना पड़ता है कि उसका एक्चुअल मीनिंग आपको समझने के लिए उसको। और बहुत गहरी बातें होती है उसके अंदर, कोई जनरलाइज सेंटेंस नहीं है कि स्पेसिफिकली इसी प्रॉब्लम के लिए, वो सभी प्रॉब्लम के लिए। और भगवत गीता इज समथिंग कि यानी मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगा। मेरे पेरेंट्स के पीछे पड़ गया था बीच में कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप लोग ने नहीं किया ऐसा, तो दे वर लाइक ओके अच्छी चीज़ है, एंड देन दे रियलाइज्ड। तो उसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है, मतलब पूजा पाठ की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में? देखिए, अगर मैं खुश हूँ आज तो मैं पूजा पाठ करता हूँ, और अंदर से एक एनर्जी आती है जो मुझे कहती है खुश रहे। स्पिरिचुअलिटी के पीछे मैं इतना, स्पिरिचुअलिटी हर किसी को नहीं बोलता, लेकिन अगर आपको कॉफ़ी पीने से एक एनर्जी मिलती है तो मुझे वो स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। मेडिटेशन करते हो आप? वही है, अल्टीमेटली शुरुआत इसी रीज़न से की थी, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा था कि मेडिटेट करो, तो मुझे बहाना चाहिए था। और देखिए, आजकल की सोसाइटी में भगवान के नाम पे डरा दो ना तो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मेरे रूममेट्स को मैं ये बोलता था, देख पूजा कर रहा हूँ, कोई साउंड नहीं चाहिए और कोई मस्ती मजाक नहीं। तो बैठ जाने का 10 मिनट वो मेडिटेशन करना होता था, लेकिन मंत्र जाप, अल्टीमेटली इट मेडिटेशन टर्न टू स्पिरिचुअलिटी, एंड स्पिरिचुअलिटी से पेशेंस हुआ, एंड फिर उसके बाद बुक्स रीडिंग और प्रोडक्टिव चीज़ें सोचने लगा।
तो मतलब आपको चेंजेस फील हुए? बहुत हुए। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि बहुत ही जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो जर्नी होती है आपकी एक्सेप्शनल रही है। एक्सेप्शनल इन द सेंस कि ऐसे हर्डल्स भगवान जो शायद देख रहे हैं वो सोचेंगे हमारी जिंदगी में तो ना ही आए, कान को ऐसे हाथ लगा के। आई विश किसी के साथ ना आए, और अगर आते भी है तो आप मुझे एनी टाइम रीच आउट करके अपनी समस्या का समाधान ले जाइए। मैं बहुत ही अच्छे से इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बिल्कुल। बट आपने फिर भी इनको ओवरकम किया। आप जैसे आप अपने वर्क परमिट का बताया एंड आई बिलीव आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो अपने वर्क परमिट कर दिया है। तो बट फिर भी सोल्यूशन आ रहा है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सोल्यूशन भी आ रहा है। तो आप समझते हो कि आपकी ये जो आप पूजा पाठ करते हो, भगवान में बिलीव करते हो, उसके वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप उस सोल्यूशन खुद ही यू आर एबल टू फाइंड इट योरसेल्फ। मतलब आर यू ग्रेटफुल अबाउट दैट? आई एम ग्रेटफुल अबाउट कि हाँ वो एक है एनर्जी, एक होप है और एक इंसान है। वेल अब भगवान के केस में अगर मैं कहूँ तो लाइक पहले तो मैं उसे एज ए एनर्जी देखता था, लाइक मेडिटेशन एंड प्रेयर को। धीमे धीमे ऐसा हुआ कि अब मैं उसे एक पर्सन की तरह देखने लगा। एंड अब पता है क्या होता है, अगर मुझे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आई तो मैं जस्ट जाता हूँ और बैठ के जस्ट हंसने लग जाता हूँ। और वो शायद बातें नहीं होती बट है ना, वो कम्युनिकेशन हो जाता है कि चलो एक और स्टोरी लाइफ में ऐड हो गई, चलो अब इसका भी समाधान निकाल लें। और ऐसी एनर्जी आती है ना कि हाँ ही इज़ विथ मी एंड आई एम गोना डू दैट। तो चेंजेस फील होते हैं आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी? चेंजेस फील हुए हैं आपको पूजा करने के बाद? बिल्कुल। पहले मैं बहुत लाइक हर कोई होता है वो जो टीनेजर वाली एज रहती है ना, उसमें कि गुस्सा आ जाता है, कि घर वालों की बातें बुरी लगती है, कि ग्रोथ क्या होता है ये फालतू बातें हैं, मैं 5 ईयर के बाद क्या करूँगा ये मैं क्यों सोचूं अभी। बहुत से यूथ के अंदर है ये चीज़ें। मैंने रिसेंटली एक रील भी रखी थी तो लोगों को ऐसा हंसी वाली चीज़ें, आई रियली डोंट फील बैड अबाउट दैट, बट ये सारी जो चीज़ें थी ना वो चेंज हो गई एंड मैं प्रोडक्टिव हो गया, मैं रिस्पेक्ट करने लगा एंड कहीं ना कहीं लाइफ में मैं बदला और खुश रहने लगा। आप इस चीज़ को बिलीव करते हो या अग्री करते हो इस बात से कि आजकल की जनरेशन इज नाउ मोर लाइकली इनटू ऑल दीज थिंग्स टू नो, कि अपने कल्चर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनके अंदर और एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है उनकी? बिल्कुल, आई डू एग्री विद दैट पॉइंट, क्योंकि पहले लोग पूजा पाठ को लेकर इतना सीरियस नहीं होते थे, अगर कहते थे बड़े बूढ़े करते हाँ बूढ़े लोगों की चीज़ें। बट अब मैंने देखा है कि यानी दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट कि उनकी हिस्ट्री में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ। और शायद ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है और शायद यही चीज़ कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी है एंड पीपल शुड नो अबाउट एवरीथिंग। हमारी होली बुक्स में सब कुछ बताया हुआ है, एक पर्सन को अपनी लाइफ कैसे लीड करनी है एथिकल तरीके से, चाहे वो अपना निजी जीवन है किसी का, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ है, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है। क्या चीज आपको एक मतलब अच्छा तरीका है लाइफ जीने का, वो हमारी होली बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैंने आपसे बात की कि ये बुक्स आती है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को लेकर सबसे बेस्ट बुक है वर्ल्ड वाइड, सो व्हाई डोंट वी रीड दैट? एग्जैक्टली, वो सारी नॉलेज हमसे ही निकली है एक तरीके से, जिसको like हमारे पूर्वज से ही निकली है। एग्जैक्टली, हमारे पूर्वजों ने इन सब चीजों के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था जो आज दुनिया कॉपीराइट नहीं किया हुआ था, बस हमने जो आज लोग कॉपीराइट करके मार्केट में लेके आ रहे हैं, एक्चुअली वो हमारी ही बात, मतलब पिछली जनरेशन ने कितने साल पहले तक हमारे पास वो ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल थी। बनाना या फिर ऐसा ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ, तो मैं यूट्यूब वीडियोस फनी वाले या ऐसे कुछ भी आलू चालू, आशीष चंचलानी एंड वो बहुत पुरानी बात कर रहे हो। हाँ, तो मैं 2012 मैं 12th में था, मतलब 2019 से ही मैं इसके पीछे पड़ चुका हूँ। और फिर कॉमेडी ट्राई किया मैंने, फिर नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, स्टोरी राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग भी ट्राई की। धीमे धीमे बनाते गया, फिर मुझे लगा कि व्लॉग बनाते, क्योंकि कनाडा की लाइफस्टाइल में कॉमेडी बनाने के लिए फ्रेंड्स नहीं है अभी, सो व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया, आजकल भी बनते हैं। और फिर धीमे धीमे मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें चेंजेस आ रही और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही तो शेयर करो। तो लोगों को जब वैल्यू मिलने लगी तो सोशल मीडिया में बूम मिला एंड अब वैल्यू की कीमत है, फॉलोअर्स तो आते जाते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह बनाने के बाद अब आप अपने आप को पब्लिक में लेके आ जाते हो जी, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है? बिकॉज हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो व्यूज और सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ भी करते हैं।
ये बहुत बुरी चीज़ है जो करते हैं, एंड जो बड़े बड़े क्रिएटर्स एक मुकाम पे पहुंच गए दैन दे नो कि यानी वैल्यू ही डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ना, तो हेल्प करो। कोई क्रिएटर भी देख रहा है ना, मैं उसको यही बोलूँगा भाई हेल्प करो, क्योंकि समस्या नॉर्मल जनता के पास बहुत है। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता हूँ, मैं खुद की तारीफ़ नहीं करना चाहता, बट देखिए अगर आप में से कोई भी मुझ तक रीच आउट किया होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं कितना नेक्स्ट लेवल तक जाके उनकी हेल्प करता हूँ। सो या आई टेक दैट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद लोगों को भी करना चाहिए। बट फैक्ट्स को बताना, मतलब पब्लिक को कि ये फैक्ट्स हैं, ये सही है और ये गलत है, ये अगर आप भी एज अ स्टूडेंट हो तो दिस इज योर डूज एंड डोंट्स, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि थोड़ा सा मतलब आजकल की जनरेशन की तरह, जैसे आई विल नॉट से आजकल की जनरेशन मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स के तरीके से जो बहुत ही नेगेटिव चीज़ें, आई थिंक जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि कोई किसी भी चाहे जलेबी फाफड़ा के लिए लाइन लगी है, उसको बता देना वो देखो नौकरी के लिए खड़े हैं। लाइक नो डाउट इफ दे आर मेकिंग इट फॉर फन देन एक्सेप्शन रख सकते हैं कि चलो उसने बता दिया, फिर उसने एंड में फन किया, फन के तौर पे पता चल गया कि इसका अल्टीमेट मोटो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव के लिए नहीं था, जस्ट फन था। बट इफ़ दे आर मेकिंग इट कि यानी देखो यार, और बैकग्राउंड में धुन 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 ऐसा म्यूजिक प्ले हो रहा है एंड देन आपकी हार्ट बीट्स रेज हो रही है, देन आई वुड सजेस्ट कि यार ऐसा मत करो। फिर उसके बाद रिसेंटली हैदराबाद में जॉब स्कैरसिटी एंड वो सब वाली रील वायरल हुई, मुझे पर्सनली डीएम किया लोगों ने कि क्या कनाडा में अभी भी ये हाल है। मैंने बोला अभी इतना भी बुरा हाल नहीं है, और अगर आपने प्रीवियसली कोई रील देखी है तो भेजो। तो उसने मुझे वो जलेबी फाफड़ा वाली रील भेजी, एंड देन मैंने उसे बताया कि आपको दिख रहा है ये कहाँ की लाइन है, तो उसने बोला रेस्टोरेंट में रेज्यूमे नहीं, मैं आपको एक रील भेजता हूँ। मैंने उसे भेजी और क्लियर किया ये सेम है, और देखो एंड में क्या है। सो र्यूमर बचो उससे। चलो अब जैसे 2023 चल रहा है, जब आप 2021 में आए थे और आप भी 2023 चल रहा है, आपको डिफरेंस स्पॉट होता होगा उस टाइम के कनाडा, ऑल्दो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बट ये बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं चीज़ें। तो इस साल में जो भी हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ऑल ओवर ग्लोब, उसमें आपको लगता है कि कनाडा में 2023 में आना वर्थ है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट? ओके, सो 2023 में रिसेशन आया, 2023 में हाउसिंग क्राइसिस एंड जॉब स्कैरसिटी हुई कनाडा में, एंड जो इंडिया में है उनको अगर रिसेशन इंडिया का ज़्यादा बड़ा लग रहा है देन कनाडा का उससे भयानक है, देन अवॉइड दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कनाडा इज़ नॉट समथिंग कि आप पैसे के लिए आओ, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप सीखने के लिए आओ, कुछ पाने के लिए आओ, खुद को बदलने के लिए आओ, और बहुत सी चीज़ें। लाइफस्टाइल कितनी बड़ी चीज़ है। लाइफस्टाइल लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड, लाइक जहाँ पर इतना ही बुरा नहीं है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। सो आई वॉन्ट कि मैं वो टर्निंग पॉइंट बनूँ जहाँ पर मैं अपने परिवार को एक ऊंचाई पे ले जाऊँ इंस्टेड ऑफ टर्निंग पॉइंट पे नीचे जाऊँ। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। और हाँ देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि कंपटीशन एंड लाइक जॉब स्कैरसिटी एंड मिनिमम वेज इंक्रीमेंट्स, वो थोड़े बहुत फैक्टर्स है उसकी वजह से। 2021 में और 2023 में कंपेयर करूँ तो उस समय कोविड की वजह से इशू होता था, इस समय रिसेशन की वजह से। 2021 में आप घर से निकलने के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम होता था, तो जॉब्स अवेलेबल थी। अभी टाइम फुल है बट जॉब्स लिमिटेड है। Sorry to interrupt you, but is it only in Canada or because this recession is going all over? क्योंकि लोग इंडिया से कनाडा को कंपेयर कर रहे हैं, सो उनको कनाडा ही दिख रहा है। लेकिन अगर आप और भी जगह देखोगे तो वहाँ भी इशू है। बीच में यूके का भी कुछ था जहाँ पर फाइनेंशियली इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तो क्या लोग वहाँ पर जाके रो रहे थे? क्या वहाँ के व्लॉगर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि इंडिया से मत आओ? नहीं। तो जब नंबर ऑफ पीपल स्प्रेडिंग नेगेटिव थिंग बढ़ती है तब वहाँ का खौफ बढ़ता है और आपको क्राइसिस ज़्यादा दिखते हैं। और शायद इसी वजह से मैंने हमेशा ये फोकस किया कि नेगेटिव चीज़ें सब बता रहे ना, आई डू अग्री कि यानी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं गलत, लेकिन मेरे को अच्छी बातें ही बतानी है। और शायद यही चीज़ मुझे लोग डीएम में बोलते हैं कि आपका कंटेंट क्यों अलग है। तो हमेशा अल्टीमेटली कमिंग टू द पॉइंट कि 2023 में आना चाहिए कि नहीं। सो योर मेन मोटिव शुड नॉट बी मनी, इट शुड बी लेसन्स ऑफ लाइफ, एंड येस यू कैन कम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत कुछ पाओगे। और अबाउट द मेंटल हेल्थ सिचुएशन इन कैनेडा, बिकॉज करंट जनरेशन
इज लिटरली डीप डाइविंग इनटू मेंटल हेल्थ क्राइसिस यहाँ पे ना थोड़ा सा। तो उसको लेके आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जैसे आपकी लाइफ में भी हमारी लाइफ में भी एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप सोचते हो कि नहीं ये डिप्रेसिंग है बहुत ज़्यादा, तो व्हाट विल यू सजेस्ट टू दोज हु आर कमिंग हियर दैट दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन और दे कैन प्रिवेंट? ओके, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हर कोई कनाडा आने के बाद जान चुका है कि नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं ना बहुत मिलेंगे। लाइक जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। आपने कहा कि कुछ रूममेट्स मेरे भी कुछ ऐसे थे कि यार पैसे तेरे ख़त्म ही हो जाएंगे, घर से मंगा नहीं पड़ेंगे। इनिशियल डेज में आपको 4 महीने पहले कोई आया होगा ना, वो भी ज्ञान देगा कि यार तू नया है, तू ये कर, तू ये कर। बट लेटर ऑन जब आपको पता चलने लगता है कि इन लोगों से कंपनी रखनी नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए। हमेशा वो 5 लोगों को सिलेक्ट करके रखो जो आपको पॉजिटिवली आगे ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। सो मेंटल हेल्थ की बात करें, सो मेंटल हेल्थ डीपली क्या है? आप पेशेंट हो कि नहीं? आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर काम डाउन होते हो कि नहीं? अगर नहीं हो रहे हो तो मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है। 10 मिनट देना ना, दे दो। और इसी के साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करो, प्लस हमेशा बुक रीडिंग पे फोकस करो, तो आपको ना आपकी लाइफ में क्या करना है वो डायरेक्शन मिलेगी। मेंटल हेल्थ इट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने ब्रिंग किया। नहीं बट ये है ना कि अक्सर लोगों को वहाँ इंडिया से या कहीं और से सिर्फ चकाचौंध दिखती है। तो ये जो कुछ ऐसे इश्यूज हैं हमारी यहाँ की सोसाइटी में जिनका लोगों को नहीं पता होता कि ये भी एक प्रॉब्लम आने वाले टाइम में वो फेस कर सकते हैं। जी, ड्रग्स इज वन ऑफ देम। ओह, नशे तो बहुत कनाडा में ना फुल्ली छूट दे रखी है सरकार ने कि तुम ये करो वो करो। और ये चीज़ कई यूथ को अट्रैक्ट करती है। और ये चीज़ है ना, मैं लिटरली बहुत लोगों को कह के समझा के कि देखिए आप कोई भी चीज़ कीजिए। अच्छा आप नए हो ना तो आप ओपनली सभी जगह जाओगे, आपको भटकने के लिए सभी रास्ते दिखेंगे, आप गए। लेकिन एक पॉइंट पे जब आपको ये अकल आ जाए ना तो आ जाओ। मैंने अभी कहा था कि मंद अकल से अच्छा अक्लमंद होना ज़रूरी है, तो अक्लमंद बनो। और जब आपको पता चल जाए कि ये चीज़ गलत है ना तो छोड़ दो। और उसके अलावा इसने ना ये जो नशा वाली जो चीज़ है ना उसने बहुतों की ज़िंदगी बिगाड़ी है कनाडा में। और एग्जांपल मैंने लाइव देखे हुए हैं। सो मैं लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, अपनी संगत सोच समझ के बनाओ। बहुत बुरी हालत हो सकती है आपकी अगर गलत संगत मिली। मैं पारुल टीवी जो है, कनेक्ट पारुल जिन उनकी इंस्टाग्राम हैंडल है, उनका वो एक कम्युनिटी चैट है, उसमें मैंने देखा था कि अगर कनाडा में कुछ अच्छा करना है ना तो जो आपको प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें उनके साथ रहो। और अगर बहुत बुरा करना है तो जो आपको व्यसन कराए उनके साथ रहो। तो चॉइस आपकी है क्या करना है। तो चलो इसके एंड में मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट के एंड में। आपके अपने फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हो, तो आप अपने आप को फ्यूचर में कनाडा में देखते हो या इंडिया में देखते हो? एंड ऑफ माई लाइफ, आई डोंट नो व्हेन इज द एंड, बट एंड ऑफ माई लाइफ आई सी माई सेल्फ इन इंडिया। बिकॉज प्रॉब्लम्स यहाँ के मैंने भी देख लिए। एंड अगर मैं मैं देखो मेरी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। सो अगर मेरी फैमिली को यहाँ बुलाता हूँ दैन उनको भी वही सफ़र करना पड़ेगा। उसके अलावा इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। मैं भले ही कनाडा में हूँ लेकिन इतना ज़्यादा इंडिया के वीडियोस देखता हूँ और बातें सुनता हूँ और रिसर्च करता हूँ कि एंड में इंडिया ही जाना है। बस खाली ये जो एक्सपेंस करके आए हैं, कुछ फैमिली में एक इंसान को वो टर्न लेना होता है। आई थिंक आई वॉज चूज़न कि मैं ये टर्न लूँ। और अगर इससे कुछ अच्छा खासा होता है दैन ऑब्वियसली इंडिया में अच्छा खासा इन्वेस्ट करो। अगर ज़ीरो से भी शुरू करना पड़ रहा है तो करो, लेकिन मैं एंड ऑफ लाइफ खुद को इंडिया में देखता हूँ। एंड हेयर व्हेन यू आर हेयर तो आपके गोल्स क्या हैं? जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि बस परमानेंट रेजिडेंसी हो जाए देन वी विल गो बैक। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपने आप को इस लेवल पे देख के देन आई विल गो बैक। ये बहुत लोगों का ये माइंडसेट होता है कि पीआर ले लो फिर उसके बाद सेट है। जब आप कनाडा आओगे ना तो पता चलेगा कि पीआर सिर्फ वो एक स्टेप है। उसके बाद चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ज़्यादा डीपली सोचना पड़ता है। लोग बिजनेस का भी सोचते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते रेंट पे करने में और लेबर पे करने में ही उनके 20 साल निकल जाते हैं। आजकल बिजनेस में अगर कनाडा में कुछ करना है तो रियल एस्टेट बहुत सही चीज़ है जहाँ पर आपको कमीशन से ही अर्निंग करनी है। डीलरशिप बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी कुछ रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस है, बट स्टिल आपको एफर्ट्स ज़्यादा देने हैं और हमेशा ही उसको कंपाउंडिंग वे में बूस्ट करना है।
चलो इसी के साथ हम अपने आज के पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट था, बहुत ही ज़्यादा डीप पॉडकास्ट था। इसमें हमने कुछ ऐसी सी बातें बहुत ही लाइटली बोल दी ऐसे कि जो एक्चुअली उस फेज में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन चीज़ों को हैंडल करना। अगर आपको कोई मैसेज देना है हमारे व्यूअर्स को एट द एंड, जो आपको लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, तो वो आप दे सकते हैं अभी। गो अहेड। ओके, सो इन जनरल कोई भी इसे देख रहे हैं, सो देखिए एक लेवल के बाद है ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेगी। आपको लगेगा मैं ही क्यों ये चीज़ों के लिए सिलेक्ट हुआ और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो देखो अगर भूकंप आता है ना तो आप दौड़ के भागोगे और कहीं किसी के नीचे दब गए तो ये आपकी जीवन की अनस्टेबिलिटी की वजह से हुआ। तो हमेशा स्टेबल रहो, लाइफ में जितना पीसफुल रह सकते हो उतना रहो, क्योंकि अगर वो समय निकल गया ना तो उसके बाद ज़िंदगी स्टेबल हो जाएगी और समय स्टेबल होते होते आपको कुछ ऊपर ही ले जाएगा। स्टेबिलिटी रखो लाइफ में, बहुत आगे बढ़ सकते हो। चलो थैंक यू सो मच शुभम टू बिकम आवर फर्स्ट गेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वाज नाइस। जो ऑफ कैमरा भी हमारी बात हुई एंड ऑन कैमरा भी बात हुई। नहीं, आई विश यू ऑल द लक। आपकी जो भी हर्डल्स आए आई होप वो लास्ट हो। अब आप हमेशा आगे अच्छा ही देखो। चलो डेफिनेटली प्रेफर इट। थैंक यू। यही था क्लोजर हमारा। वो मैं सेपरेट दे दूंगी अभी। शैंपेन खोलो।